आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2018 में जो पेपर आया था और जो क्वेश्चन पता किए गए थे सीडीपी से, बाल विकास से, शिक्षण कौशल से और जीवन कौशल से। तो देखो, क्वेश्चन पहला ये है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो ये जो मानसिक उद्वेलन की बात की है, इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की है। तो किस पर बल देता है ये बल देता है क्रिएटिविटी पर, अपसारी और रचनात्मक पर। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम अ, कक्षा में, क्लास में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। तो बच्चे जो है तुरंत चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। तो जब भी प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, आप कक्षा में क्वेश्चन करिए, बच्चों से कोई भी क्वेश्चन पता कीजिए, तो तुरंत के तुरंत बच्चे क्या होंगे, एकदम से चिंतन करना आरंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब क्रिएटिविटी से होता है। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो थार्नडाइक ने किया था। तो थार्नडाइक ने जो कहा था कि बार बार प्रयास करते रहने से त्रुटियों की संख्या कम हो जाती है। आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? जो असाइमिलेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका संबंध पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव से होता है। और जब भी हम कोई नया ज्ञान, बच्चा नया ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसको पूर्व ज्ञान से संबंध करके वो सीखता है। तो ये क्या था, ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अभिक्रमित अधिगम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है ये स्किनर, बीएफ स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अब क्या है, इसका मतलब क्या है अभिक्रमित, इसका मतलब क्या होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है कि कोई भी कठिन कॉन्सेप्ट होता है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। अभिक्रमित अधिगम का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा कठिन संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे। पहले हमने एक भाग कर लिया, फिर जब वो आ गया फिर दूसरा पार्ट कर लिया, जब दो आ गए तो फिर तीसरा कर लिया। तो इस तरह से मतलब इसको हम अभिक्रमित अधिगम कहते हैं। और ये जो है ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धिलब्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही रूप क्या है? तो ये टर्मन ने एक 1916 में आईक्यू की तालिका बनाई थी। तो वो क्या है, यहाँ इन्होंने पता किया है मंद बुद्धिता। मंद बुद्धिता क्या है, 140 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं और 121 से प्रखर बुद्धि होते हैं। और मंद, ये एक टर्मन की तालिका है मंद बुद्धिता। तो ये मंद बुद्धिता में ये आ जाएगा आपका 81 से 90, 81 से 90। तो यही आपका जो है उत्तर होगा, ये टर्मन की तालिका है। उसके बाद देखिए, मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं? तो ये किसके हैं? ये मौलिकता, ओरिजिनलिटी, नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रवाह और विस्तारण। तो देखो ये किसके हैं, ये क्रिएटिविटी के हैं, सृजनात्मकता के हैं। और क्रिएटिविटी क्या होती है, हमारे पास जो उपलब्ध साधन होते हैं उसी में से नई वस्तु को जन्म देना ही क्रिएटिविटी कहलाती है। तो ये इसके जो है घटक होते हैं क्रिएटिविटी के। एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में है? तो जो शिशु होता है वो किस अवस्था में होता है? ये प्री स्पीच स्टेज कहते हैं इसको, क्योंकि जन्म के उपरांत के प्रथम 15 महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्व वाक अवस्था, भाषा विकास अवस्था या प्री स्पीच स्टेज कहा जाता है इसको। ठीक है।
उसके बाद देखो, कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के विकास की व्याख्या। कोहलबर्ग का आपको पता ही है, उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। गैने के अधिगम में, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है? गैने का जो सवाल था ये 2019 में भी पता किया गया था, 18 में भी पता किया गया है। तो उन्होंने पता किया है कि सबसे पहले मतलब उच्च अवस्था क्या है। तो देखो, पहली जो होती है वो संकेत होती है, संकेत संकेत होती है। दूसरी उद्दीपन अनुक्रिया होती है। तीसरी श्रृंखला होती है। और चौथी शाब्दिक होती है। पांचवी बहुविभेद होती है। और छठी संप्रत्यय होती है। सातवां सिद्धांत होती है। आठवां क्या? समस्या समाधान होगा। क्या होगा? समस्या समाधान होगा। तो ये क्वेश्चन 18 में भी पता किया गया था, और ये सॉरी 19 में भी और 18 में पता किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये दिव्यांग बच्चों के लिए की गई थी। तो ठीक है, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए की गई थी। मतलब होता क्या है कि ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, एक सोसाइटी थी, पंजीकृत सोसाइटी। 1986 में इसको स्थापित किया गया था, और फिर 1992 में 1992 में इसको संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। तो ये किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के लिए मानक कौन निर्धारित करता है? तो ये एनसीटी करती है। कौन करता है? एनसीटी करती है। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भावात्मक एकता समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। ठीक है। किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है। तो ये जो 1:1 निर्देशन कहलाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये व्यक्तिगत निर्देशन या प्रत्यक्ष निर्देशन होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इस विधि में एक समय में केवल एक छात्र को ही निर्देशन दिया जाता है। तो 1:1 का मतलब क्या है? मतलब एक समय में एक छात्र को ही निर्देशन दिया जाता है, परंतु ये महंगा होने के कारण इसका यूज कम किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, एक ही छात्र को, एक समय में एक छात्र को। दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? रेनफोर्समेंट है। दंड आप अच्छे से जानते हो, ये नकारात्मक है, ऋणात्मक है। और देखो, धनात्मक में क्या होता है? धनात्मक पुनर्वलन की उपस्थिति में अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्रक्रिया बढ़ती है। जैसे पुरस्कार, भोजन, प्रशंसा, ये क्या हुए? ये तो आपके धनात्मक हो गए। और नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक पुनर्वलन के हटाए जाने से अनुक्रिया के दोहराए जाने की मतलब प्रायिकता बढ़ती है, जैसे निंदा, शोर। ठीक है। तो ये क्या है? दंड किस प्रकार का है? नकारात्मक है, ऋणात्मक है। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रक्रिया की जांच हेतु होता है? तो ये कौन सा होता है? ये संचयी अभिलेख होता है। ठीक है, संचयी अभिलेख होता है। इसमें क्या होता है? विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के मतलब क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है। ठीक है। और मतलब छात्रों के जो अधिगम होता है उसको आसान बनाने के लिए एक अभिलेख तैयार किया जाता है उसमें, और उसी को हम संचयी मतलब अभिलेख कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमता और जो भी वो मतलब एक्टिविटी करता है उसकी जांच के लिए इसको रखा जाता है। तो समझ गए आप, रुचि, क्षमता, उसको संचयी कहते हैं। अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो कौन सी भूमिका? तो परामर्शदाता की होती है, और शिक्षक को ऐसा करना भी चाहिए। शिक्षक, देखो, शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षक का काम होता है, जब वो पढ़ाता है तो अधिगम को सरल बनाता है, और वास्तविक शिक्षक वो होता है जो तुरंत ही बच्चों के स्तर तक आ जाए और बच्चों के कानों से सुन सके और बच्चों की आंखों से देख सके। तो अध्यापक जो होता है वो परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप
शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे। तो ये विचार विमर्श या सामूहिक परिचर्चा विधि की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब सभी विद्यार्थियों को विचार विमर्श में सीधे रूप से सम्मिलित करना संभव हो, और इस विधि में कुछ छात्र दिए गए विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण तैयार करते हैं तथा शिक्षक की अध्यक्षता में भाषण देते हैं। तो जैसे कोई भी टॉपिक दे दिया, समस्या दे दी, तो उसमें वो चर्चा करते हैं और वहाँ पर शिक्षक के सामने ही वो बात करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो 1988 में हुई थी, और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2005 तक निरक्षरता का पूरी तरह से निरक्षरता का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, ऐसे निरक्षरों को साक्षर बनाना है जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं जाते, जिनकी आयु 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है। ठीक है, तो और होता क्या है कि 1989 में एर्नाकुलम केरल में पूर्ण साक्षरता ने इस मिशन के लिए आदर्श का काम किया केरल में। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 88 में हुई थी, और हुआ क्यों हुई थी ये भी मैंने बता दिया। इसका उद्देश्य क्या था, जो निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साक्षर बनाना। और इसमें जो है 15 से 35 वर्ष के बीच की उम्र के जो थे, जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि विद्यालय नहीं जा पाते, और 1989 में एर्नाकुलम केरल में पूर्ण साक्षरता में ने इस मिशन के लिए आदर्श का काम किया था केरल में। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन है, तो आप जानते हैं ये थार्नडाइक है। ठीक है, तो प्राथमिक सिद्धांतों के कौन है, थार्नडाइक है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ये प्राथमिक स्तर से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है। और अपव्यय का मतलब क्या होता है, कि प्राइमरी में पढ़ाई बीच में छोड़ना अपव्यय कहलाता है। अवरोधन क्या होता है कि कोई छात्र किसी कक्षा में 1 वर्ष से ज़्यादा रुक जाता है, उसको हम अवरोधन कहते हैं। तो ये भी प्राथमिक स्तर की ही बात है यहाँ भी। उसके बाद देखिए, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो देखो इसमें जो दी जाती है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। मकतब का अर्थ उस स्थान से है जहां बालक को लिखना सिखाया जाता है। मकतब किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं, और मकतब की शिक्षा समाप्त करके विद्यार्थी मदरसे में प्रवेश लेते हैं। इस प्रकार मदरसे में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मकतब में जो है प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे, तो ये कौन थे, हर्बर्ट थे। इन्होंने पंचपद प्रणाली किस तरह से बताई थी, पहले इन्होंने बताया था प्रस्तावना, पहला बताया था इन्होंने प्रस्तावना, दूसरा बताया था इन्होंने प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, तीसरा बताया था तुलना, कंपैरिजन, चौथा बताया था नियमीकरण, और पांचवा बताया था अनुप्रयोग। तो इस तरह से पंचपद प्रणाली हर्बर्ट की है। उसके बाद देखिए, देखिएगा प्रयोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है, तो ये प्रयोजना के कौन है, ये आपके किलपैट्रिक है। कौन है, योजना के कौन है, किलपैट्रिक है। तो आप कैसे याद कर सकते हो इसको, किसी को किल करना है तो योजना बनानी पड़ेगी, किलपैट्रिक। तो ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हो। और देखिए, प्रयोजना जो होती है वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ठीक है,
कहाँ किया जाता है? सामाजिक वातावरण में किया जाता है। उसके बाद देखिए ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? इसके जो है आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। और ह्यूरिस्टिक जो है एक ग्रीक शब्द है और ये ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ। और इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य के ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसमें अध्यापक जो होता है सिर्फ एक पथ प्रदर्शन का काम करता है। इसमें छात्र मतलब खुद ही खोज करते हैं, खुद ही करते हैं। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग होगा इसका जो होगा। उसके बाद देखिए किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो ये जो है वुड का घोषणा पत्र है, जिसको भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है, क्योंकि वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान या अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। और इन्होंने मतलब क्या था कि सबसे पहले बिहार में काम किया था। ठीक है, 1853-54 में वुड का घोषणा पत्र सबसे पहले इन्हीं का था। उसके बाद देखिए व्यवहार का कौन सा पक्ष उनकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो ये जो होता है ये बालक की रुचियों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के आधार पर उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। और व्यवहार का भावात्मक पक्ष परिवर्तनीय होता है, यानी कि बालक का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे उसके व्यवहार के भावात्मक पक्ष में स्थायित्व भी आता है। तो इसका क्या होगा? भावात्मक पक्ष होगा। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण मतलब किया जाता है? निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कमी जानना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या है, वो पता करेगा भाई क्या है, आपको क्या दिक्कत है, उसको निदान कहते हैं। और निदान के बाद क्या होता है? उपचार होता है। तो इतने हम निदान का पता नहीं करेंगे तो उपचार नहीं कर सकते। तो इसका क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है। तो देखो इसका नाम है प्रणाली विश्लेषण। क्या नाम है? प्रणाली विश्लेषण। तृतीय की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, एक थे डेविज। उन्होंने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में शैक्षिक तकनीकी के 3 स्वरूप बताए थे। तो शैक्षिक तकनीकी का जो प्रथम है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम, ठीक है, ये उसको क्या कहते हैं? कठोर शिल्प कहते हैं, कठोर शिल्प उपागम। और शैक्षिक तकनीकी सेकंड को मृदुल शिल्प उपागम। और शैक्षिक तकनीकी तृतीय को प्रणाली विश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण। तो प्रथम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम को जो प्रथम है उसको कठोर कठोर शिल्प, और द्वितीय को मृदुल, और तृतीय को प्रणाली। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये डेविज ने अपनी पुस्तक मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में शैक्षिक तकनीक के 3 स्वरूप बताए थे। प्रथम कठोर होता है, दूसरा मृदुल होता है, और तीसरा प्रणाली होता है। तो इस तरह से हमने आपसे एक चर्चा की 2018 के पेपर की। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।